जो है वो हमारे 10 अवतार के अवतार माने जाते हैं। राम राज्य तो हिंदू राष्ट्र ही कहा जाएगा। ऐसा क्या रीज़न है कि द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द पॉलिटिक्स इज सो लेस? तो मुझे लगता है कि सारे समाज की सारी महिलाओं को बाहर आना आना चाहिए चाहिए। और एक्टिव होना चाहिए। भारतीय महिला इतनी टैलेंटेड है कि उसको अब कोई भी फील्ड में अगर पूर्णतः सपोर्ट के साथ स्वतंत्रता दे दो तो वो 100 आउट ऑफ 100 ला कर देगी आप। मोदी जी ने जो बाहर ले जाके हमें प्रेजेंट किया है, आई थिंक दिस हैज़ मेड सो मच अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। अगर हम आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं तो आप हक से कहीं पे भी बैठ सकते हो, बोल सकते हो, क्योंकि Leader. उनको पता है उनका लीडर कौन है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई। हेलो एवरीवन, आज ये पॉडकास्ट हम शुरू करेंगे केम छो मजा मा से, क्योंकि आज हमारे साथ हैं गुजरात की सबसे प्रोग्रेसिव वुमेन, ट्रेडर एंड सर्विंग इन द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो प्लीज वेलकम दर्शना जानी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस मैम। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आपने बताया आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है। हाँ जी, ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है और देखते हैं अब आगे कैसे हम आप मेरे से कितनी बातें कैसे निकलवाते हो। नहीं, निकलवाएंगे, बहुत सारी बातें निकलवाएंगे, कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी करेंगे। सो हमने सुना है कि गुजरात में आपके 6 शोरूम्स हैं जी। और आप ट्रेडिंग भी करती हो। सो एज अ बिजनेस वूमेन, ट्रेडर एंड देन यू आर सर्विंग एज अ इन द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो इतना कुछ आप मैनेज कैसे करती हो? देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि प्रभु कृपा, हम्म, भगवान की कृपा के बगैर आप कुछ नहीं कर पाते। बट हाँ, सेकंड है कि आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है, दिन रात देखे बगैर। अगर आपने मुझे देखा हो इंस्टाग्राम पर या तो आपको कंटिन्यू दिखाई देगा कि मेरा ट्रैवलिंग है, हम्म, फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग हो रहा यस, है। और मेहनत मतलब जैसे मैं अगर यहाँ रहूँगी तो यहाँ का दिल्ली का पूरा काम देखूँगी, फिर मंत्रालय से अगर कुछ है तो वो काम देखूँगी। उसके बाद ट्रेडिंग का है तो जो इंडिया से और गुजरात से मैन्युफैक्चर होता है और वो दुबई में हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वहाँ हम ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ पूरे वर्ल्ड वाइड से जो भी चीज़ जिसको चाहिए बायर है वहाँ पे, तो वहाँ हम देते हैं। वो हो जाने के बाद यहाँ की टीम से वो सारा सर्वे वगैरह, कॉन्टैक्ट नेटवर्क एंड मीटिंग्स, वो सारा मैं कंप्लीट करके गुजरात जाती हूँ। वहाँ के हालांकि आपने जैसे बोला कि शोरूम है, वहाँ पे सारे शोरूम के मैनेजर को ही हमने पार्टनरशिप दे दी है, वर्किंग पार्टनरशिप। ओके। तो वो पूरा संभाल लेते तो हैं, बट वहाँ फिर भी हिसाब किताब तो सब देखना ही पड़ता हिसाब है। किताब में थोड़े अच्छे भी होते हैं, मैंने सुना है गुजराती। हाँ, गुजराती थोड़े अच्छे थोड़े होते हैं अच्छे हिसाब होते हैं। किताब में। मैंने देखा आप टैटूज भी हैं, आपने बनवाए हैं। हाँ, ये मेरा टैटू है, 7 नंबर जैसे मैंने लिखा है। मेरी बर्थ डेट है 16 ओके। सितंबर 1889। तो इज इक्वल टू भी 7 होता है और सिर्फ मेरा बोर्न डेट है 16, तो 1+6 = 7। तो ओके। लकीली ये मेरा मूलांक और भाग्यांक भी होता है, तो इसलिए हमने एक टैटू। पॉडकास्ट किया था संदीप बजाज जी के साथ, वो जी। न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। हाँ तो जी। उन्होंने इस तरीके से समझाया था कि अपनी बर्थ डेट, जैसे मेरा 21 है तो 2+1 क्या 3 इज योर दैट नंबर। या तो मैं आपका वो देखा कि 7 लिखा हुआ है, तो मैं बोला कि ये कुछ है। तो बस यही है, भाग्यांक, मूलांक और लकी 7 हो रहा है, तो इसीलिए। और फॉर्चुनेटली ये टैटू के बाद थोड़ा मेरा प्रोग्रेस भी हुआ है, तो ओके। आई बिलीव इन दैट। ओके, ग्रेट है। न्यूमरोलॉजी पे अब हमें भी भरोसा हो गया पॉडकास्ट करने के हाँ बाद। जी, हाँ जी। सो एवरी स्टेट हैज़ अ डिफरेंट पॉलिटिकल सिनेरियो। जी। ठीक है, या मैं लीडरशिप की बात करूं या फिर पीपल्स की बात करूं, तो यू आर फ्रॉम गुजरात। सो गुजरात में पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है एंड हाउ इज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया? देखिए, अगर पॉलिटिक्स की बात करी जाए तो पूरे ऑल इंडिया के अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिटिक्स है। यस। जैसे यूपी का अलग है, दिल्ली का अलग है, और अलग अलग स्टेट के। बट गुजरात का टोटली डिफरेंट है। पहली चीज़ तो ये कि गुजरात में इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बिकॉज हाँ। बिजनेस क्लास
पब्लिक है। पैसा बहुत है। हाँ, और क्राइम में एकदम कम है। तो हम्म, क्राइम का भी कोई इशू नहीं है कि भाई ये अवैध कब्जे ज़्यादा बढ़ गया है या ये गुंडागर्दी ज़्यादा है, जैसे हम्म, गुर्जरों का ज़्यादा, मतलब वो कोई इशू है ही नहीं वहाँ पे। तो गुजरात की राजनीति अलग है। और मेन चीज़, जब पीएम और एचएम गुजरात हाँ। से हैं, तो ऑफ कोर्स उनका जब होम टाउन गुजरात है, तो वहाँ की राजनीति डिफरेंट रहेगी, क्योंकि उनकी पूरी नज़र और पूरा उस पे रहता है कि भाई हाँ, कि कौन से अपने स्टेट। सिटी में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है, कैसे है एवरीथिंग, और वहाँ का अलग है। पर मेन चीज़ अगर मैं आपको गुजरात में बताऊँ, तो कोई भी पॉलिटिशियन होगा या कोई भी नौजवान युवा होगा, उनको अगर पॉलिटिक्स में आना है, तो आप किसी से भी वो अगर एडवाइस लेंगे या किसी कैसे भी वो एक्टिव होंगे, तो कॉलेज से होंगे तो एबीवीपी से होंगे, हम्म, पुराने हैं तो विश्व हिंदू परिषद से हैं, आरएसएस से हैं, महिलाएं हैं तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और वो फिर आईएएस से हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बिजनेस क्लास कोई वुमन है उन्होंने किसी भी तरह एंट्री कर ली है, ऐसा सीन नहीं है। आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये है कि आपको राष्ट्र के लिए सेवा करनी है, राष्ट्र के लिए आपको समर्पित होना है, सोसाइटी को कुछ देना है, ऐसी भावना होगी तभी आपके स्थानिक एमएलए, एमपी या आपकी जो भी आपके अराउंड सराउंड जो भी राजनीति में आप पैर रखोगे, वो आप पर ट्रस्ट करेंगे कि ट्रू। भाई हाँ, कैसे आप गुजरात की राजनीति ऐसे चलती है कि भाई हाँ, ग्राउंड पे पकड़ है, वो सोशल एक्टिविस्ट है, उनका विचार है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए, युवा धन के लिए कुछ कर पाए। तो ये विचार से ही गुजरात की राजनीति चलती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप गुजरात में काफ़ी पकड़ बना पाओगे, और ज़्यादा पकड़ बना पाओगे, बिकॉज आपकी वॉइस में ना एक जब गुजराती एसेंट जुड़ जाता है तो वो बहुत अच्छा लगता है सुन के। गुजराती मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गुजरात से बाहर हम निकलते हैं, मैं दिल्ली यहाँ आती हूँ ना, तो एकदम लोग पोलाइटली बात करते हैं, हाँ जी कैसे हैं, बढ़िया ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में। बट हमारे गुजरात में ना लाइक ऐसे, हाँ भाई કેમ છો મજામાં, કેવું લાગે છે, અરે નથી થતું, કંઈ નહીં આપણે જોઈ લઈશું, શું પ્રોબ્લેમ છે। और फिर वहाँ उसका कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, तो हम वहाँ, हाँ भैया कैसे, ऐसे नहीं होता, हाँ भाई ये कैसे चल रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है, ये वो ऐसा। तो थोड़ा आई पीछे रहता है। हाई पिच रहता है इसका मुझे गुजराती यहाँ का। बैक से बोल रहे होते हैं लोग कि यार थोड़ा सा आवाज़ ऊंचा करो, आवाज़ ऊंचा करो, तो अब मेरे को लगता है गुजरात जाना पड़ेगा मुझे। हाँ, आप आइए ना, कुछ दिन गुजारिए गुजरात में, कुछ आपका दिन के पिच बाद हाई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा हाई। उसमें भी आप खाओगे ना खाखरा, ढोकला, खमन, हांडवा, तो हाई पिच हो ही जाओगे, हो ही आप आ जाएगा। जाइए। आना पड़ेगा। और अब हमारी ऑडियंस अब गुजरात तक भी पहुंच जाएगी। यस। सो मैंने देखा कि यू आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ आरएसएस फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, ठीक है। या सो व्हाट इज द वन की आइडियोलॉजी ऑफ दैट द संघ फॉलोज? संघ सिर्फ उसी विचारधारा को फॉलो करते हैं जो राष्ट्र हित के लिए हैं, कि भाई अभी राष्ट्र को क्या चीज़ की ज़रूरत है, कि भाई चलो अभी लव जिहाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम फैमिली तक जाएंगे और मम्मी पापा को सिखाएंगे कि धर्म क्या है, हाँ। बेटियां क्यों ऐसा डिसीजन ले रही है या क्यों ऐसे चक्करों में पड़ रही है। संघ का प्रॉपर काम ही यही है कि धर्म ना टूटे, राष्ट्र नहीं टूटे, और राष्ट्र हित में अगर कोई भी स्टेप लेना पड़े तो संघ के पास वो पूरा पकड़ है कि राष्ट्र हित के लिए वो पूरा काम करेगा। संघ का जो भी कार्यकर्ता है, वो कुछ भी कुदरती या कृत्रिम आपदा आएगी तो उसके लिए संघ हमेशा खड़ा है। संघ को बहुत ज़्यादा सांप्रदायिकता से क्यों जोड़ा जाता है, ऐसा लगता है आपको? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि संघ तो न्यूट्रल है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कट्टरवादी है कोई हाँ। धर्म को लेके और संप्रदाय तो को बेसिक मेरा लेकर। क्वेश्चन ही ये था कि बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि सांप्रदायिक है ये चीज़, जो भी एक्शंस हो रहे हैं वो सांप्रदायिक वैसा ऐसा लिया नहीं जा है, रहा है। धर्म संघ के लिए कोई भी धर्म की बहू बेटी होगी, वो उनके लिए एक ही समान है। अगर संघ का कार्यकर्ता होगा और उसके विस्तार में, अगर मैं आपको बहुत ग्राउंड तक ले यस जा यस। रही हूँ, कि कोई भी क्षेत्र है उसमें कोई भी बहू और बेटी के साथ या कोई भी लड़के के साथ कुछ गलत हो रहा है, और चाहे कोई भी कास्ट का होगा, पर संघ का कार्यकर्ता वहाँ है तो वो गलत नहीं होने देगा। फिर वो नहीं देखेगा कि ये कौन सी कास्ट है या कैसे है। जैसे हमने कोविड में काम करा था, हमने स्मशान गृह खुलवाए थे,
बहुत सारे, क्योंकि वो जो चिमनी वाला था, वो स्मशान गुरु, उसमें चिमनियाँ गर्म होने के बाद वर्क नहीं कर रही थी, पिघल रही थी वगैरह, तो हमने नेचुरल जो लकड़ी पर लाशें जलती उसके ऊपर, तो कई ऐसे कार्यकर्ता थे संघ के जो मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने लकड़ियाँ दी थी। हालांकि उनके तो धर्म में भी नहीं होता नहीं है है। कि लकड़ी से हाँ, उनको तो नहीं है। दफनाना होता है, ट्रू। फिर भी उन्होंने हेल्प करी है। और हमने भी मुस्लिम इलाकों में जाके, जहाँ पर भी बच्चे को और जो भी लोगों को कुछ भी ज़रूरियात है, तो हमने बांटी है चीज़ें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि संघ को बहुत धर्म से जोड़ दिया जाता है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है हिंदू धर्म ऐसा सनातन धर्म है, और हिंदू धर्म में वो गुण है हम्म। कि हर एक व्यक्ति को प्यार से एक्सेप्ट करना, जैसे हर एक वासुदेव व्यक्ति की, कुटुंबकम हम लोग बोलते हैं। यस, वासुदेव कुटुंबकम, कि ये हमारे राष्ट्र का हिस्सा है, तो उसको समान हक मिले, उनको समान तरीके से शिक्षा मिले, उनको सब जो भी उनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, महिलाओं की इज्जत है, सुरक्षा की बात हो, तो समान तरीके से मिले, इस पे वर्क होता है। ओके। तो इसीलिए हो सकता है कि लोगों को ऐसा लगे कि ये सांप्रदायिक है या कुछ भी ऐसा, बट ऐसा है नहीं। वो सबके लिए इक्वल है, चाहे कोई भी व्यक्ति को राष्ट्र में तकलीफ होगी, संघ उसके लिए खड़ा है। आरएसएस ने बहुत लीडर्स, ग्रेट लीडर्स भी दिए हैं हमें। सो आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे देश को अच्छे लीडर्स मिलने में आरएसएस का बहुत अच्छा हाथ होता है। देखो, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि संघ ने दी, ऐसा नहीं है। ओके। संघ वो प्लेटफॉर्म है जहाँ लीडर तैयार हो जाते हैं। कैसे? जैसे कॉलेज कर रहे हैं और बच्चे हैं, युवा, जो उनको लगता है कि सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए, नेशन के लिए काम करना चाहिए, तो एबीवीपी माध्यम है जो उनको पॉलिश करता है। सूरत से हूँ, तो मैं आपको अगर डायमंड की भाषा में समझाऊं, अगर आप रफ डायमंड को हाथ में लोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मल पत्थर है, कांच के हीरे से भी बेकार लगेगा। ट्रू। पर उनके ऊपर जब प्रोसेस होगी, उनके ऊपर परफेक्ट वो कट लगेगा, वो परफेक्ट उसके लिए वो पॉलिशिंग होगा, तभी वो हीरा तराश के बाहर आएगा। तो संघ वो माध्यम है जहाँ वो आपको शिक्षा मिलती है कि राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, कल्चर के लिए कैसे जीना चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, और कितना कंट्रोल सिस्टम आपको डेवलप करना है, और कब आपको फायर होना है, कब आपको शांत रहना है, गलत होगा तो आपको वहाँ पे लड़ना है, और सही हो रहा है और आपको लग रहा है कि थोड़ा आपको नहीं सुना जा रहा है, फिर भी डिसिप्लिन होके आप सुनो, आप ऑर्डर्स को फॉलो करो जो पैरामीटर पे सेट करके आपको दिया जाता है एक राष्ट्र के लिए। तो और एक सेवा का भाव भी आ जाता है जब आप स्टार्टिंग से जुड़ते हो संघ में, तो आपको एक संस्कृति और एक रिवाज जो बोलते हैं कि आपको बड़े वरिष्ठ नेता हैं उसका सम्मान करना ही है, वो बोलेंगे ऐसे करना है तो वो करना ही है, वो एक सेवा का भाव है, एक मान का भाव है जो आपको बड़ा बनाता है मैच्योरिटी लेवल से True. भी, और एक बीइंग ह्यूमन भी आपको वो बड़ा बनाता है, और ऐसे ही तराशते तराशते फिर वो लीडर बन जाते हैं। वही, जब आपकी नींव अच्छी होती है तो फिर एग्जैक्टली। वो ऐसा होता है। तो संघ ये है कि True. वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है संघ रोल प्ले इसमें। करता है। सो हिंदू राष्ट्र बोलूं मैं या फिर राम राज्य बोलूं अभी? हम हिंदू राष्ट्र ही बोल सकते हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है तो राम राज्य तो है ही है। राम तो फिर भी हम देखा जाए तो त्रेता में हुए हैं, हिंदू राष्ट्र तो आदिकाल से है। जब भी मतलब 4 चरण की अगर हम बात करें तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो सभी में जो हमारे हिंदू धर्म के गुण थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो वो सारी गुण धर्म पे ही काम हुआ है। राम जो है वो हमारे 10 अवतार के एक अवतार माने जाते हैं राम। तो राम राज्य तो हिंदू राष्ट्र ही कहा जाएगा मेरे ख्याल से। हिंदू राष्ट्र बोलने पे थोड़ा वो नहीं हो जाएगा हमें क्या कि कुछ वर्ग को हम पीछे छोड़ रहे हैं? अगर एक हिंदू राष्ट्र में अगर थोड़ा देखो, कंट्रोवर्शियल पूछने का कोशिश राम कर रहा राज्य हूँ, मैं थोड़ा बोलेंगे तो कंट्रोवर्शियल ले जाने का कोशिश कर रहा हूँ जो देखो, राम राज्य बोलेंगे तो फिर अश्रद्धा का विषय आ जाएगा पर्सनली, कि ये भगवान वो भगवान। हिंदू हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हिंदू धर्म एक सनातन है जो मुस्लिम के लिए भी, अगर मुस्लिम हिंदू धर्म एक्सेप्ट करे तो उनके लिए कोई आपत्ति का विषय नहीं है।
हिंदू धर्म के क्या रूल है कि हम किसी को हानि ना पहुंचाए, राष्ट्र के हित में कार्य करें, मर्यादा के हित में कार्य करें और विकास। हम हिंदू धर्म में हम धरती माँ को क्या बोलते हैं? माँ। माँ बोलते हैं। तो अगर हिंदुस्तान में, भारत में कोई भी व्यक्ति रहता है और वो जहाँ चलता है, उठ के पैर रखता है, वो धरती माँ को माँ बोले, तो उसमें क्या अर्जी है? वो चाहे कोई भी धर्म का इंसान उसमें क्यों कोई ना, डिफरेंस नहीं होना कोई चाहिए। डिफरेंस नहीं है। हम्म, अगर आपके संप्रदाय की कोई पॉलिसी अलग है और उसमें कुछ अलग कहा जा रहा है और आपको भ्रमित करा जा रहा है, आपका माइंड वॉश करा जा रहा है और फिर आपको कोई अलग वे और अलग पथ पे लिया जा रहा है, तो वो स्वीकार्य नहीं है। वो हम क्यों स्वीकार करें? स्वीकार वही होनी चाहिए बातें जो सत्य के नजदीक हो, हाँ, जो हमें true। वास्तविकता की ओर ले फिर जाए। उसमें धर्म हट जाता है। मतलब मुझे लगता है धर्म में जो डिवीजन आया मैं ये मैं देखो, समाज मैं ने दिया। हिंदू धर्म को ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं हिंदू धर्म बोल रही हूँ, या मैं ब्राह्मण हूँ पर्टिकुलर तो पर्सनल पे जा रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदू धर्म वो सनातन सत्य और वास्तविकता की ओर ले जाता है, इसीलिए हिंदू धर्म सही है। एक जीवन जीने की शैली है, देखो सही जीवन जीने की। हिंदू धर्म में एक श्लोक है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम एव कलोदयन्ति आप न शोषयति मारुता। कि आत्मा को कोई भिगा नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा अजर अमर है। ठीक है, अगर हम ये बात का स्वीकार करते हैं कि हमारी आत्मा जब मरने वाली है ही नहीं, शरीर नाशवंत है, तो अगर हमें आत्मा पे काम करना है तो हम गलत क्यों करें? किस मोह में गलत करें? अगर मुझे आज कोई भी पोजीशन, पद या पैसा मिल रहा है तो वो मैं राष्ट्र हित में लगाऊं, लोक कल्याण में लगाऊं कि वो 2 ज्यादा लोगों बेटर का है। भला हो पाए और उनके अंदर भी ऐसी भावना और वो एसेंस डेवलप हो कि वो भी आगे जाके बहुत लोगों को हेल्पफुल हो पाए। इस पर्पस से ये काम होना चाहिए। True। नहीं कि भाई मैं ये कर लूँ फिर उसको वो पोजीशन से फिर ये गलत करना है, फिर ये पावर्स आ जाएगा तो ये कर देंगे, उसके ऊपर हुकूमत चलाएंगे, उसको मार डालेंगे, ये करना है, टेररिस्ट को पैदा करना है, फिर वो मुझे वो गलत लग रहा है थोड़ा। वो दोनों साइड से होता है, बोल सकते हैं। मतलब कि जो आपने बोला कि अगर मैं एक धर्म को लेकर अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है बंटवारे से पहले टीचिंग्स इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने हिंदू हाँ धर्म के बारे में बताया कि अब मैं धरती माँ को माँ बोल रहा हूँ, वो हर किसी के लिए माँ है, बिकॉज हाँ, इसी से अन्न आ रहा है, इसी पे आप हो, इसी से आपका पालन हिंदू पोषण बढ़ रहा धर्म है। में ऐसी कई सारी बातें बहुत सारी हैं बातें हैं। कि आप गुस्सा ना करें, क्रोध विनाश का कारण है, राइट? एक आर्ट ऑफ हाँ, लिविंग में बोल सकता हूँ, वो हमें देता है। यस। फिर कृष्ण ने बोला है कि खम मनो बुद्धि एव च बुद्धि में भी मैं बैठा हूँ, राइट? ट्रू ट्रू। तो गुस्सा एक ऐसी चीज है जो हिंदू को भी आता है, मुस्लिम को भी आता है, सिख को भी आता है, सबको आता है। हम पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी को टारगेट नहीं करेंगे कि ये सही है या ये गलत है। True। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म नैतिक, शास्त्रोक्त और नेचुरल जो गुण धर्म होता है, एक वेदर का, एक लोगों का, एक भूमि का, वो सारे गुण धर्म के ऊपर वर्क कर रहा है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो फिर गुस्सा किसी भी चीज का किसी हो, भी चीज का हो, कोई भी हो, कोई भी हो, पर्सन हो, गुस्सा कुछ नहीं भी हो, करना चाहिए, वो ये सबके समझना, ऊपर लागू हो ये जाता है। समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे उसके आई लिए ये थिंक नहीं, देखो मुस्लिम का गुस्सा भी गुस्सा होता है, हिंदू का गुस्सा भी गुस्सा होता है, ट्रू। ठीक? मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी मुस्लिम हैं। अगर आप प्यार से बात करोगे किसी से भी, आप प्यार फैलाओगे तो सबके लिए अच्छा सबके लिए है। अच्छा है। ट्रू। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप किस हिंदू धर्म पे जा रहे हो या मुस्लिम धर्म पे जा रहे हो या आप क्रिश्चियन धर्म पे जा रहे हो, इसके ऊपर ये इससे मुझे धर्म नहीं हट जाता है, फिर 80 to 90% प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाती हैं, सॉल्व जो हो जाती बिना है। किसी मतलब के बनती है। सो एक बहुत वैसा क्वेश्चन है, द द परसेंटेज ऑफ वुमेन एमपीज, ठीक है, इन द लोकसभा हैड बीन वेरी लो। या Okay, it's around 5% to 10% in 2004, but it rose marginally to 12% in 2014.
But when we talk in the 18th Lok Sabha, it was 14%. But the representation in the state legislative assembly is even poorer. It is around 9%. तो ऐसा क्या रीज़न है कि the participation of women in the politics is so less? जो पहले पार्टी के पैरामीटर्स थे, जब हम अटल जी की बात करें, उसके बाद जब मोदी जी बने पीएम, तब पैरामीटर्स ऐसे थे कि भाई हाँ, जो कार्यकर्ता है वो अनुभवी हैं, उनको लेना है और वो कमान संभाल सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग वाली, ठीक है। अब जो पैरामीटर्स है वो थोड़े चेंज हुए हैं। मतलब अब सरकार बोल रही है कि हमें सशक्त नारी चाहिए, जिनको टेक्निकल भी समझ है, जिनको सारा ज्ञान हो, जो काम कर पाए, जो दौड़ पाए और सारी चीज़ें कर पाए। तो मुझे लगता है कि सारे समाज की सारी महिलाओं को बाहर आना आना चाहिए चाहिए। और एक्टिव होना चाहिए कि एग्जैक्टली ओके ग्राउंड पे कैसे वर्क करना है, ठीक है। हमें अगर कुछ पद मिल रहा है तो उसमें टेक्निकली पैरामीटर्स क्या है, उसको कैसे सेट कर पाए हम, और आगे जाके हम अब खुद को कहाँ देख रहे हैं। अगर मैं खुद को एक जगह पे देख रही हूँ तो मुझे उसके लिए खुद को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, True. तब जाके मैं वो पद के लिए डिजर्व करूँगी कि भाई हाँ, ये काम ये कर सकते हैं। जब तक आप उस पद के लिए रेडी नहीं होते हो, तब तक आपको वो पद नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब ये समय है, जो आपने परसेंटेज बताया, Yes. कि अब महिलाओं को एक्टिवली आगे आना चाहिए, जिसको लेके आगे वो परसेंटेज बढ़ पाए। अभी परसेंटेज घटने का मुझे यही लग रहा है कि भाई हाँ, महिला थोड़ी कम है, तभी कमी है महिलाओं पार्टिसिपेशन की। कम है। और मैं Participation सिर्फ कम है। पॉलिटिकल नहीं बात करूँगा। हमसे हर कोई क्वेश्चन पूछता है, हर 4 साल में एक बार क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक्स में हमारे पास इतने कम मेडल क्यों आते हैं। तो ऐसे ही हम लोग बैठे थे तो कुछ लोगों ने, बात तो चलता ही है कॉर्पोरेट में हम भी, तो यार इतने कम मेडल्स क्यों आते हैं। तो मैं बोला ये तो सोचने वाली चीज़ है। फिर हम थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद पता चला अमेरिका और रसिया, चाइना, ये जो ऊपर जितने भी देश हैं और बहुत ज़्यादा मेडल्स आते हैं, उसमें से 50% जो मेडल्स होते हैं वो फीमेल्स ला रही होती हैं। तो फिर ये समझ में आया कि जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेशन वुमेन का होगा, चाहे कोई भी फील्ड हो, एग्जैक्टली। नॉट ओनली पॉलिटिक्स में बोलना चाह रहा हूँ, बट स्पोर्ट्स भी हो गया, वो देश उतना ज़्यादा ही प्रोग्रेस करेगा। देखिए, वुमन को अगर, और उसमें भी बेसिकली आप इंडियन महिला, उसमें भी भारतीय महिला को अगर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत हो। ट्रू। भारतीय महिला इतनी टैलेंटेड है कि उसको आप कोई भी फील्ड में अगर पूर्णतः सपोर्ट के साथ स्वतंत्रता दे दो, हाँ। तो वो 100 आउट ऑफ 100 ला कर देगी आपको, और बाकियों से वो चाहे बेहतर ही कोई भी करेगी। फील्ड हो। कोई भी फील्ड हो, क्योंकि भारतीय महिला इतनी एक्टिव है, प्लस वो समर्पित भी है। खुद को वो किस चीज में समर्पित करना है उसको वो जानती हैं, और नीति भी है। और अगर उनको सपोर्ट मिल जाए कि भाई हाँ, ये सपोर्ट भी मिल रहा है और मुझे स्वतंत्रता भी है और मुझे इस फील्ड में करना है, अगर उन्होंने सोच लिया ना, तो फिर वो हो जाना है। तो उनको सिर्फ जरूर है सपोर्ट की और स्वतंत्रता की, तो वो कर लेगी कोई भी फील्ड में। तो महिलाओं को मैं तो यही बोलूँगी कि वो आगे आए और उनकी फैमिली भी जो भी है वो उनको सपोर्ट करे। जो भी उनको अचीवमेंट चाहिए उनके लिए, या जो भी उसकी स्किल है टैलेंट के लिए, उनको सपोर्ट करिए, उनके ऊपर ट्रस्ट करिए, वो ज़रूर आगे आएगी। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर सपोर्ट अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट प्लीज़ पीछे मत खींचिए। नीचे मत एग्जैक्टली, हाँ, ये वो क्वेश्चन तो है, मैं है। एक क्वेश्चन है हर किसी से पूछता हूँ, हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट पीएम आफ्टर नरेंद्र मोदी जी। देखिए, मोदी जी है ना, तब तक तो कोई लग ही नहीं रहा है कि आप कुछ सोच सकते हो इस बारे में। फिर भी एक फिर भी नाम मुझे अगर ऐसा आपको देना लगता है, पड़े। अगर पैरामीटर हम देखने जाएं तो इंडिया में सबसे बड़े नेतृत्व को जो संभालते हैं, सबसे ज्यादा पब्लिक को जो संभाल कर बैठे हैं, प्रूव करके बैठे हैं, वो सबसे बड़ा जो हमारा स्टेट है वो यूपी है। यस। मैं ये नहीं कहूंगी कि योगी जी, पर अगर यूपी को कोई संभाल लेता है अच्छे से, तो समझो कि अपने इंडिया के फोर्थ लगभग 50% से जा का तो थोड़ा सा उन्होंने हो। संभाल लिया है जनता को।
काफी और बड़ा जिस तरह वो से है तो। यूपी स्टेट की हम्म, रचना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, पार्टी वाइज भी, और सारे सिनेरियो के बाद, तो यूपी के जो भी सीएम हैं उनको आगे योगी आके आदित्यनाथ। पीएम बनना चाहिए। अभी एक बहुत थोड़ा कंट्रोवर्शियल उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर साथ रहोगे तो बचे रहोगे, अलग रहोगे देखो, तो कटोगे। यूनिटी मस्ट वर्क। आप हम्म, चाहे छोटी सी फैमिली में हो, आप जॉइंट फैमिली में हो, या आप जैसे बोलो वासुदेव कुटुंबकम, हम्म, आप ये बोलते हो कि हम 5 जन घर में उसकी रक्षा करना है, तो आपको 5 को एक होना पड़ेगा। अगर आप 50 जन का फैमिली लेकर बैठे हो और हम्म, फैमिली को अच्छे से सरवाइव करना है और सेफ्टी से जीना है, तो आपको 50 को एक बनना पड़ेगा। और अगर आप विशाल विचारधारा से पूरे राष्ट्र से जुड़े हैं और आप वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चल रहे हैं कि राष्ट्र में कुछ योगदान देना और राष्ट्र का भला करना है, तो आप पूरे राष्ट्र को एक होना पड़ेगा, हम्म। तभी हो सकता है। तो आपको ऐसा लगता है कि नाउ अडेज इंडिया हैज़ बिकम मोर इनटॉलरेंट? चाहे ऑनलाइन देख लो चाहे ऑफलाइन देख लो, कुछ भी होता है तो पीपल आर सो एक्टिवली इन क्रिटिसाइजिंग हो सकता है या फिर हेलिंग ऑल्सो। तो डू यू थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया हैज़ बिकम मोर इनटॉलरेंट अबाउट एनीथिंग? नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर इन दिनों हम देखने जाएं तो जो बंगाल का केस है और महिला की सेफ्टी को लेकर थोड़े क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं, पर इसको लेकर भी जो मानसिकता और विकृतता की ओर अभी की जो लोग बढ़ रहे हैं, उनकी विचारधारा, उनको लेकर टॉलरेंट हो रहे हैं। हालांकि आपको इतने अच्छे पीएम मिले हैं कि True. आप एमएसएमई के लिए इतना फंड दे रहे हैं और इतना सपोर्ट कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया को, और इतने स्कोप है इस टाइम में इंडिया को कि इंडिया की कोई भी एज का कोई भी बच्चा या कोई भी बूढ़ा या कोई भी महिला कोई भी फील्ड में जाना इजी है। मैं True. आपको बोल रही हूँ, जब तक मोदी जी हैं तब तक बहुत इजी है कोई भी फील्ड में जाना, कनेक्ट करना, चाहे वो पॉलिटिशियन हो आपकी फील्ड में सपोर्टिव या कोई भी ब्यूरोक्रेट्स हो, तो बहुत इजी है अभी के टाइम में आगे बढ़ना। बट फिर भी ऐसा होता है कि आगे बढ़ती चीज़ कभी किसी को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए जैसे आप बोल रहे हो वैसे हालात हो सकते हैं। आपने पर अगर मौके पे चौका मारना है तो ये सही समय है लोग के लिए। मौके पे चौका मारना, हाँ। अभी जितने अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड हुई हैं, चाहे मैं स्टार्टअप को लेकर बोलूँ चाहे टेक्नोलॉजिकली बोलूँ, प्लस जितना हमारा वर्चस्व बाकी देशों में बना है, लाइक जो एक मोदी जी ने जो बाहर ले जाके हमें प्रेजेंट किया है, आई थिंक दिस हैज़ मेड सो मच अपॉर्चुनिटी इन इंडिया फॉर एनी वन ऑफ एनी एज ग्रुप वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। सो इट्स अ ग्रेट, मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हर किसी के यही लिए। होता है कि अपना बच्चा कहाँ कहाँ कहीं पे भी जाके सर ऊंचा करके ट्रू। वो बात कर पाए। हम्म, क्यों कर पाएगा? क्योंकि कौन है मेरा बाप, कौन हम्म, है ना। अगर हम आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं तो आप हक से कहीं पे भी बैठ सकते हो, बोल सकते हो, और वो कंट्री की एम्बेसी भी आपके साथ है। हाँ, क्यों है? क्योंकि लीडर। उनको पता है उनका लीडर कौन है, क्या हाल हो जाएगा या संबंध में क्या फर्क पड़ जाएगा। ट्रू। वो उनका बच्चा है, उनको हम्म, कुछ होना नहीं नहीं चाहिए। होना चाहिए। हम यूक्रेन के हालत में भी देखें तो बच्चे Yeah. कितने सेफली यहाँ आ गए। अभी भी वॉर के बाद अगर हम देखें तो कितने बच्चों को सेफली भेज रहे हैं। अभिनंदन भी कैसे आ गए थे। तो एक मान होता है और एक इज्जत होती है जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तब जाके आप कुछ हासिल करते हैं। विदाउट कॉन्फिडेंस कभी कुछ नहीं होता है। True. तो कॉन्फिडेंस दिलाते हैं हमारे लीडर। True. तो इसके ऊपर हमें प्राउड होना चाहिए प्राउड होना कि चाहिए। आज हम हक से बोल सकते हैं कि हमारे पीएम हैं हम्म, और हमारे ये पीएम है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा तो आपको आंसर देना पड़ जाएगा। तो ये तो हमारे है। लिए गर्वित है गर्व कि की हम बात है। इतने अच्छे पीएम हमें मिले हैं। आपने लीडरशिप की बात की तो बंगाल में जो हुआ उस पे ममता बनर्जी जी का एक बयान था कि हमने 10 लाख रुपए पीड़िता को दे दिए और प्रोटेस्ट करने से वो वापस तो आएंगी नहीं, तो ये सब बंद कर दो। तो मेरा ये सुनकर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्या वुमेन सेफ्टी इतनी सस्ती हो गई है, जहाँ पे आप एक हियरिंग के लिए
एक टॉप लॉयर को 15 lakhs रुपीस दे सकते हो। वहाँ पे 10 लाख रुपए पीड़िता को देकर ये बोलना बहुत ही इनसेंसिटिव। देखिए 10 लाख का तो सिर्फ ममता बनर्जी ने जो पानी छाटा है ना लोगों पे, उसके ऊपर खर्चा कर दिया होगा उसने। जो पानी छाटा था वो 10 लाख 10 पैसे के बराबर है वो जो बोल रही है। और 10 लाख नहीं, 10 करोड़ नहीं, 10 अबज भी एक लड़की की इज्जत की ये वैल्यू नहीं है। ये नेशन की वैल्यू कर रही है, इससे खराब और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। और मैं बंगाल की पब्लिक को बोलूंगी कि इन्होंने वोट देकर लाया ना, वोट दिया तब जाके ये सीएम बनी है। यस। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप किस व्यक्ति के हाथ में खुद की कमान सौंप रहे हो, किस व्यक्ति के हाथ में अपने बच्चे का एजुकेशन दे रहे हो, अपने बच्चे का भविष्य किस व्यक्ति के हाथ में दे रहे हो, आप किसी राक्षस को बिठा के ये बोलोगे कि तू नहीं पुण्य आत्मा के लिए काम कर, तू पुण्य के लिए काम कर, तू सबके लिए अच्छा सोच, कैसे कैसे होगा? आप ही मूर्ख हैं। ममता बनर्जी को हम कितना कोसेंगे? वो व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है, मेरे से कुछ अच्छा नहीं होगा, मुझे पार्टी संभालनी है और मुझे कुर्सी ही संभालनी है, मुझे राज करना है, मुझे सेवा नहीं करनी है। हमने आगे भी देखा जब उसका चमचा शेख भाग गया था तब भी कितनी सारी महिलाएं आई थी जो सेक्सुअल एब्यूज को लेकर, और टीएमसी के कार्यकर्ता भी भाग गए थे। यही हालात है वहाँ पे। अभी भी जो ये हिस्सा हुआ है आरजीकर में, उसका अगर आप पढ़ोगे नेट पर तो दिखाएंगे कि आगे भी ऐसा हुआ है वहाँ पे, और वो सारे संस्था के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं। और ऐसा बंगाल में कई कई जगह पर है, ऐसा नहीं है कि ये पहला हादसा ऐसा हुआ है, कई जगह पे ऐसी उसने छूट दे रखी है। तो फिर भी आप उस व्यक्ति पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो कुछ आपका अच्छा करके दे, भला करके दे, तो आप ही मूर्ख हैं। और चलो एक बार आप मूर्ख बन गए, आपसे गलती हो गई, आपने वोट दे दिया, वो आ गई, तो क्या आप में इतनी ताकत नहीं है कि उनको भगा पाओ? कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर कोई देश की प्रधानमंत्री को आप भगा सकते हैं जो इतनी अच्छी नीति से काम कर रही थी, फिर भी आप उनको भगा सकते हैं रातों रात, तो ममता बनर्जी क्या चीज है? तो कहीं ना कहीं हम उनको बोले कि वो कुछ भला कर दे, ये कर दे, हमें पता है कि वो संवेदनशील महिला नहीं है, वो राक्षस लेडी है, वो नहीं करेगी कुछ। अब जो करना है वो आपको ही करना है, आपको ही जागना है, आपको ही दौड़ना है, आपको ही मारना है, आपको उनको भगाना है। फिर भी आप उनके ऊपर ही क्वेश्चन कर रहे हैं। आपके राज्य में ये काम हो रहा है तो राज्य की प्रजा क्या कर रही है? जब वही अवेयर नहीं है तो फिर कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर बकरा है, आप बकरा बन रहे हो तो बकरा कटेगा ही, बकरे की बलि चढ़नी ही चढ़नी है। अगर आप सिंह बनोगे, अगर आप शेर बनोगे, तभी आपकी बलि नहीं ले जाएगी। और अभी ये मौका है कि आप शेर बनो बकरों से, आपको वो बकरा समझ रही हो और आपको काट रही है, और आप खुद कट रहे हो, बलि का बकरा बन रहे हो। काफी अवेयरनेस दिखा अभी, वैसे लोग प्रोटेस्ट पे भी आए। ये कुछ अवेयरनेस नहीं है, पानी छांटो और भाग जाएंगे, क्या अवेयरनेस है? घातक बनना चाहिए। कैसा पीएम को भगा सकते हो तो सीएम तो क्या चीज है? घातक बनो, उसके ऊपर पूरा स्टेट चढ़ जाओ, कहाँ जाएगी वो भाग के? क्यों नहीं देगी वो और अपना रिजाइन क्यों नहीं करेगी वो रिजाइन? अभी तो ये लोगों के बारे में बात होगी। उन्होंने बीजेपी के लिए एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर बंगाल में आग लगी तो ये आग असम तक भी जाएगी, बिहार तक भी जाएगी, और फिर इसके बाद दिल्ली तक भी आएगी। तो मतलब क्या वो बलात्कारी को पैदा करेगी? यही वो अब ट्रेनिंग देगी कि आसाम में जाके भी यही कांड करो, दिल्ली में जाके भी यही कांड करो? वो बेवकूफ़ है, एकदम बेवकूफ़ है। ये तो धमकी हो गई कि किसी की बहू बेटियां कोई भी स्टेट में सेफ नहीं है, और वो बलात्कारी हम ही यहाँ से पैदा करके सारे राज्य में भेजेंगे। ये कैसा स्टेटमेंट हो गया कि हालात बुरे बन जाएंगे? क्यों बन जाएंगे भाई? आपके स्टेट के हालात बुरे इसलिए बने हैं कि इतना खराब तरीके से ऐसे बलात्कार हुआ। बलात्कार चीज ही खराब है, चलो, और वो भी ऐसे, उसके ऊपर भी आप सबका मौन, नो एक्शन, और उसके बाद और घटिया चीज 10 लाख रुपए दे देंगे। ये तो बहुत ही गलत चीज है। Yes, true.
हम तो गुजरात में रहते हैं, गुजरात में ऐसा कोई कांड करके तो दिखाए, पता चले एक बार। पॉसिबल ही नहीं है। तो जनता की ही मिस्टेक है, जनता में ही कुछ पावर नहीं है, तभी उनको वोट दिया। चलो वोट दिया तो ठीक है, एक बार ट्रस्ट कर लिया कि और कोई पार्टी नहीं चाहिए, ये पार्टी। पर फिर भी कहाँ है आपका होल्ड, कहाँ है Hold जनता का होल्ड, कहाँ आई है? थिंक जो डेमोक्रेसी का एक मूल है कि वी द पीपल फॉर द पीपल, जो पावर होनी चाहिए वो लोगों में होनी चाहिए। ये तो मुझे लगा कि थोपने वाली चीज़ हो गई कि तुम करवा रहे हो, तुम्हारे कारण हो रहा है हाँ, और तुम ऐसा और करोगे। वो बोल रही है कि आग यहाँ फैलेगी, वहां फैलेगी। कहीं फैलने वाली कोई आग नहीं है। ये सब डरा कर और धमका कर कराने और करने वाली बातें हैं। और यही पॉलिसी पर आज तक ममता बनर्जी ने काम करा है। डराना, धमकाना, कुछ नहीं बोलना है, मुंह बंद रखना है, यही पॉलिसी करी है। इसलिए यही मानसिकता दर्शाती है कि ये क्या कर रहे हैं। मैं मुंबई और गुजरात की भी बात करूँगा वुमेन सेफ्टी पे। आई थिंक वहाँ पे ऐसा होता है कि आप लड़कियाँ 2-3 बजे तक भी आई थिंक काफ़ी सेफली इधर उधर जा सकती हैं या फिर कुछ कर सकती हैं। वाई इज़ इट दैट कि कुछ जगहों पर वुमेन सेफ्टी को बहुत सस्ता ले लिया गया है? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर एज अ पॉलिटिकल पार्टी या फिर एज अ पॉलिटिकल लीडर भी दिस शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, बट अभी जो हुआ उस केस में ऐसा कुछ लगा नहीं। देखो, बलात्कार एक ऐसी चीज है, मुझे जहाँ तक समझ आता है कि इसमें कोई पॉलिटिकल लीडर या पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होता है। बलात्कार एक विकृत मानसिकता का ही दर्शन कराता है, ठीक है। जो कि अब जो भी लोग क्या देख रहे हैं, क्या संग कर रहे हैं, क्या व्यसन कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। True. और जिस तरह से अब बलात्कार हो रहे हैं, तो वो तो बहुत ही घटिया एक मानसिकता का प्रदर्शन करा रहे हैं। पर हाँ, गवर्नमेंट को उस चीज़ को लेकर थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि अपने जो भी विस्तार हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियन है, उनका जो जो भी जिसका जो भी विस्तार है, वह कौन सी चीज़ें बिक रही है, या युवा धन है या कोई भी लोग है, तो वो क्या सेवन कर रहे हैं, क्या संग है, किसकी अवेयरनेस चल रही है, कौन से एक्टिव लोग हैं जो True. कौन सी चीज़ों में पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट कर करते रहे हैं। हैं, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई कॉलेजेस हैं तो कॉलेजेस के जो भी ट्रस्टी हैं, उनका पूरा टीम है, तो उनको पता चलना चाहिए कि भाई हाँ, हमारे यहाँ के लोग हैं या बच्चे हैं तो वो कितना पढ़ाई कर रहे हैं और ध्यान कहाँ पे है, क्या खा रहे हैं, अवेयर क्या पी रहे हैं, कौन सा संग है, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। कोई भी मेडिकल कॉलेज है या कोई भी इंस्टीट्यूट है, उनमें जो भी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर उनका ध्यान होना चाहिए। कोई भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनके ऊपर ध्यान क्यों होता है? क्योंकि उनके ऊपर बॉस है और बॉस बॉस को है। पता है कि मेरी कंपनी का नाम खराब होगा, मेरा प्रोडक्शन खराब होगा, क्वालिटी ये का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी जाके वो कंपनी के एम्प्लॉय True. कुछ करने से पहले सोचते हैं कि मुझे निकाल दिया जाएगा या ये होगा, केस होगा, या मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यही सेम चीज़ और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी इंस्टीट्यूट है या जो भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी है और जो भी ब्यूरोक्रेट्स है या कुछ भी, उनको समझना चाहिए। और मेन चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि खुद को भी समझना चाहिए बच्चों को। कोई आपको करवाए और फिर आप करो, ऐसे किसी कभी आपकी लाइफ नहीं चलने नहीं वाली चलती है। आपकी लाइफ आपको खुद को ही चलानी है। अगर हम बोले कि पीड़िता पे बलात्कार हुआ, ये चलो वो मर गई, और उनका तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। Yes, true. अगर हम उनकी ऊपर जो हुई बीती है है। वो घटना, उनके बारे में हम सोचे, तो उसके बाद आरोपी को जो भी सजा होगी, चलो फांसी तक की सजा एक बार दे देते हैं, तो उनकी लाइफ भी तो कुछ नहीं है। आप एग्जाम्पल क्या दोगे समाज में कि मैंने ये कांड करके मैं मर रहा हूं? आप कुछ ऐसा काम करके मर जाओ कि लोग आपसे इंस्पायर हो कि आप क्या करके गए हो इस दुनिया से। True. तो उसको लेकर खुद को ही समझना है। सो आप बीजेपी से जुड़ी हुई हैं जी। तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कोई व्हाट डू यू थिंक, मतलब बेसिक क्या डिफरेंस है दोनों पार्टियों देखिए, में? बीजेपी जो काम कर रही है, बीजेपी एक विचारधारा को लेकर काम कर रही है और केडर बेस्ड पार्टी है। उसमें परिवारवाद नहीं है। पहली चीज कि मैं ये नहीं कह सकती कि मैं हूं तो मेरा भाई आएगा, मैं हूं तो मेरा बेटा आएगा, मैं हूं तो मेरा भतीजा आएगा, मेरी बहन आएगी, भाई आएगा, वो नहीं है।
और कांग्रेस में जो है वो परिवारवाद है। तो हम तो हम्म, गांधी परिवार से जन्म लिए नहीं है, तो हमें तो मेहनत करके आगे बढ़ना है कि sure. भाई हाँ, हमारा मेहनत है और हमारा एक विचार है, राष्ट्र विचारधारा, इसीलिए मेरा जिसको लेकर पॉलिटिकल हम चल रहे पॉलिटिकल हैं। करियर नहीं शुरू हो रहा है मेरा। मेरे को लगता है कि मैं परिवार में उस परिवार में नहीं पैदा हुआ। कोई बात तो नहीं। मेन चीज़ वो है। और बीजेपी में यही है कि विचारधारा को लेकर आज आप देखो कि कितने कांग्रेस के नेता बीजेपी में जुड़े हैं। वो हम्म, बीजेपी से नहीं जुड़े, वो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हैं। हम्म, कि हमें तब तक ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, इतने अच्छे प्रधानमंत्री नहीं मिले थे कि हमारी विचारधारा को, हम आइडियोलॉजी को प्रेजेंट कर पाए राष्ट्र के लिए। तो जिनको भी राष्ट्र के लिए काम करना था और परिवारवाद में नहीं जाना था, वो सब आज बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अब राहुल गांधी जी के बारे में तो हम क्या ही बोले। मतलब कभी वो कुछ भी कैप वैप पहन के चले जाते हैं मस्जिद में, और कभी भी उनको पता भी नहीं है धोती कैसी पहने जाती है, और वो मंदिर में चले जाते हैं, महादेव जी का फोटो है वो लेकर आ जाते हैं। और कभी वो कुछ भी, मतलब उनको खुद को नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के पास जिस तरह से उनके फादर ने उनको दिया है, उनके पास बहुत अच्छी एडवाइजरी टीम होनी चाहिए, उनके पास बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स होने हम्म, चाहिए कि उनको अच्छा गाइड करके। देखो, अटल जी ने कहा था कि पार्टियां आएगी पार्टियां जाएगी, मेरा देश रहना चाहिए। ट्रू। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई चलो मैं बीजेपी में हूं तो कट्टरवाद हूं कांग्रेस की, ऐसा। पर उनको, उनके मन में भावना ही नहीं है कि हम देश का विकास करें, देश को चलाए, देश की अच्छी विचारधारा की ओर ले जाए, देश को कुछ आगे, युवा धन को, भारत का भविष्य है उनको कुछ हम दे पाए। उनकी एक ही विचारधारा है कि मेरे बेटे को कैसा जिताया जाए, मेरी बेटी को कैसे जिताया जाए, हम बोले वैसे कैसे होना चाहिए, और यही ग्रुप से आगे होना चाहिए, यही लॉबिंग आने होनी चाहिए। ऐसे देश नहीं चलता है। और देश अब ये समझ चुका है कि ऐसे देश नहीं चलेगा। ट्रू, ट्रू। तो कांग्रेस तो भाई नहीं, ये परिवारवाद वाले तो गांधी में नहीं जन्म लिया है, तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। सेंस ही नहीं बनता। सो पॉलिटिकल बहुत क्वेश्चंस हो गए और काफ़ी डीप हो गया। एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे मैसेजेस भी हो गए लोगों के लिए, वुमेन के लिए। हमने गुजरात की पॉलिटिक्स के बारे में बात किया। अब थोड़े कुछ लाइट और पर्सनल क्वेश्चंस जो होने चाहिए मुझे लगता है, बट स्टिल यू आर वर्किंग इन द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जी। तो कैसा है आपका एक्सपीरियंस वहाँ काम करते हुए? देखिए, अगर मैं आपको संक्षिप्त में समझाऊं ये फूड कॉरपोरेशन को, तो जब ब्रिटिश शासन था तब हमारे अन्न व्यवस्था को लेकर बहुत ही मारामारी थी और लोग मर रहे थे। और द्वितीय विश्व युद्ध 1943 के बाद काफ़ी लोग बंगाल में मर गए थे, गेहूं की अछत में और खाने की अन्न व्यवस्था ना होने ट्रू, के कारण। ट्रू। उसके बाद 1947 में हमने पंजाब और पूर्वी बंगाल कुछ क्षेत्र में उत्पादन शुरू करा और राशन व्यवस्था शुरू करी। और उसके बाद से हमारे स्वतंत्र अन्न की ये पूरी प्रोसीजर शुरू हुई, एफसीआई की, जिसमें पॉलिसी बनती है कि कितना उत्पादन और ज़्यादा करना है और कर सकते हैं हम हमारे देश में ही। और वही अन्न व्यवस्था के रूप में पॉलिसी बनाई जाती है, जो कैसे उसका किस राज्यों में कैसे बांटा जाएगा और किस लेवल से हम उनको बांटेंगे, कि भाई गरीबी स्तर में कौन है तो उनके वहाँ राशन व्यवस्था कैसे करी जाए और राशन पहुँचाया जाए, और मिनिमम हम उनको आयात करें और मैक्सिमम उसकी निकास करें, और गेहूं की निकास ना करके हमारे इंडिया में ही हम उसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जाए। तो यही है एफसीआई की व्यवस्था, कि वो बोया हुआ उत्पादन है उनको हम बढ़ाएं और अपने राष्ट्र को, अपने देश को हम मजबूत करें अन्न व्यवस्था बेसिकली में। जितना भी फूड आ रहा है जी। प्रोसेसिंग से पहले, प्रोसेसिंग से पहले, यस। वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। यस यस यस। मतलब उत्पादन, और उत्पादन से लेकर वो जहाँ तक उसका वितरण होगा, वो, उसके बाद प्रोसेसिंग वाला पूरा डिपार्टमेंट अलग है। अभी पॉडकास्ट से पहले आप बता रही थी कि आप स्पिरिचुअलिज्म में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लाइक यू हैव अ इंटरेस्ट इन दैट। सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि
फॉर ऑल द पीपल्स दर्शना जानी इज अ पॉलिटिकल लीडर बोल यस। सकते हैं. हाँ। सो बट आउटसाइड द पॉलिटिक्स हु इज दर्शना जानी? व्हाट डू यू थिंक ऑफ सेल्फ? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ, जहाँ मेरा जन्म होता है, जिस पेट से मैं पैदा हुई हूँ, ठीक है? तो मेरे अंदर वो स्पिरिचुअलिटी होना बनता है कि वो मैं ब्लड में, मेरे डीएनए में, जीन्स में, जो भी बोलो वो है, एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं हूँ महिला, तो महिला एक संवेदनशील और एक उसके अंदर एक प्रेम, जो इमोशंस. वात्सल्य भाव कहते हैं, वो भगवान ने उसके अंदर कूट-कूट के भरा हुआ होता है। तो एज़ अ महिला मैं वो हूँ। पर जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपकी मर्यादाएँ क्या है, आपका स्पेस कितना रखना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन क्या होना चाहिए, कितना कड़की में स्वभाव होना चाहिए, काम कैसे निकालना है। अच्छा, ये व्यक्ति मीटिंग करने आए हैं, ओके, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, काम की बातें कितनी हैं और इसमें राष्ट्र की बातें कितनी हैं, लोक कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं, True. इन फ्यूचर अगर हम ये काम करते हैं तो बेनिफिट्स क्या मिलेगा। तो ये सारे पहलू को विचार करते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ। और मेन चीज़ एक वो है कि अगर मैंने ये सोच लिया ना कि मुझे ये करना है, तो वो करना है। अगर मुझे 99% लग रहा है कि ये नहीं होगा, पर 1% मुझे लग रहा है, और अगर एक व्यक्ति ने ये बोल दिया ना कि नहीं होगा. कि यार दर्शना ये हो तो सकता है, तो मैं उसमें कूद जाऊंगी कि 1% भी है ना, मैं कर लूंगी और मेहनत करूंगी, मैं दिन रात दौड़ूंगी, मैं जगूंगी, भगवान से प्रार्थना करूंगी, मैं अपना सारा दिलो दिमाग उस काम में लगा दूंगी। अगर आप वो कर सकते हैं तो फिर आप आ जाइए, फिर आप ये बोलिए कि ये क्यों लकी है, ये क्यों आगे बढ़ रही है, ये इतना आगे बढ़ गई है, इतना सक्सेस। आप कर सकते हो मेहनत, आप इतना सोच सकते हो, आप 1% को लेकर भी रिस्क ले सकते हैं, आप में वो है तो आप आ जाइए, आप भी हो जाओगे सक्सेस। आप भी वो लकी 1% में हो, अगर आप वो 1% के लिए अपने खुद के 100% को दे सकते हो तो आप वो लकी 1 हो। सो गुजरात से अगर किसी वुमेन ने इतना प्रोग्रेस किया है तो वो आप है, तो ये मुमकिन कैसे हुआ? देखो, पहली बात तो ये है कि मैं गुजरात से हूँ। ओके. अब जब गुजरात से गांधी जी हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, हमारे कैबिनेट में CR पाटिल जी हैं, उससे पहले MOS थे दर्शना जरदोश जी, तो कैसे ना हो। उस पे भी मैं ब्राह्मण हूँ। वीर सावरकर देख लो आप, चंद्रशेखर आज़ाद देख लीजिए, चाणक्य देख लीजिए, जो जिस वनवासी को एक राजा बना देते हैं, Yes. वो चाणक्य एक ब्राह्मण थे। आप रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, जिसके सानिध्य में आने से विवेकानंद जी निकल जाते हैं। आप शंकराचार्य को देख लीजिए, जिन्होंने समूचे भारत को एक भगवे ध्वज के अंदर ला दिया Yes. था। तो ऐसे ब्राह्मण पैदा हुए हैं। रानी लक्ष्मीबाई देख लीजिए, आप पेशवा बाजीराव बल्लाड़ को देख लीजिए, वो इतने स्वतंत्र सेनानी। महर्षि दधीची देख लीजिए, जिन्होंने अपने सारे हड्डियाँ एक लोक कल्याण के राष्ट्र के कार्य में दे दिया है। परशुराम देख लीजिए, जिन्होंने नक्षत्री कर दी थी। ऐसे ब्राह्मण होकर उसमें भी आप गुजरात में जन्म लेते हैं, और आप में ऐसा ना हो कि मैं लोक कल्याण करके मरूं, मैं राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ अगर अपना योगदान दे पाऊं तो मैं ऐसे कार्य करके मरूं कि जिसमें मैंने अपने राष्ट्र के लिए कुछ किया हो, तो फिर मेरा तो ब्राह्मण में जन्म लेना ही बेकार है और ऐसे जीकर मर जाना ही बेकार है। अगर मैं मरूं तो मेरे राष्ट्र के लिए मरूं, और अगर मैं जीऊं तो मेरे राष्ट्र के लिए जीऊं। ये होता है एक ब्राह्मण, उसमें भी गुजरात का ब्राह्मण। सो हमने वुमेन सेफ्टी के बारे में बहुत बात किया एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बट एक चीज़ है जो मिस हो जाती है, वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी. आप खुद एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करती हैं गुजरात में. सो आई थिंक हु कैन बी द बेटर पर्सन देन यू टू टेल समथिंग अबाउट इट? देखिए अतुल जी, लेडीज़ के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके भाई के पास कितने रुपए हैं, आपके पापा के पास कितना है, आपको क्या मिलने वाला है वारसाई में, और आपके पति के पास या आपके फ्रेंड्स के पास कितने रुपए हैं, या आप कितने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो आपके ग्रुप से या फैमिली से। आपका इंडिपेंडेंट होना फाइनेंशियली वो बहुत ही ज़रूरी है।
बिकॉज जब तक आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है ना, तब तक आपके पास आवाज़ नहीं है। आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा कि हाँ ये कह रही हैं, ये करना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि सब देख रहे हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो तो आपके ऊपर ट्रस्ट करना और लोगों का सुनना थोड़ा ज़्यादा बैठ जाता है, True. क्योंकि इसीलिए आपको आवाज़ मिली है, Hmm. बिकॉज ऑफ यू आर ए इंडिपेंडेंट वीमन। Yes, yes. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कितने भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट फैमिली से बिलोंग क्यों ना करती हो, क्योंकि आपको ज़मीन आपके वारसाई में मिल सकती है, आपके हक का आसमान आपको खुद बनाना खुद पड़ता बनाना है। पड़ेगा। True. और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है तो मेहनत ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट करना, मीटिंग्स वगैरह, काम कैसे करना, काम लेना, काम को ख़त्म करके देना, ये सारे पैरामीटर्स तो है ही, बट सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, और आप इसका, मैं आपको प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस कह रही हूँ, किसी को भी अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है और फाइनेंस में बहुत अच्छे से ग्रो करना है, तो मैं आपको एक स्तोत्र बोलूँगी, अगर वो स्तोत्र आप डेली पढ़ लेते हैं, गारंटी आप मुझे याद करोगे 3 महीने में या 6 महीने में कि अच्छा. कुछ तो करिश्मा हुआ है आपके साथ। Okay. जैसे जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनादवः डमरवयं चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिवम। तो ये था शिव तांडव स्तोत्र का पहला चरण। उसमें लास्ट में अगर आपको बोलूँ, ये पहला था, मैं लास्ट में बोलूँगी, उसका महात्म्य है रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम, मतलब रथ गजेंद्र, गजेंद्रों के जो रथ होते हैं, तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभु, आपको वैसी लक्ष्मी आपके पास रहेगी, सदैव सुमुखी, आपके साथ, आपके सन्मुख, आपके पास रहेगी, ये भगवान ने कहा है। तो अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो ये स्तोत्र आप पढ़े, और फिर आप 3 महीने या 6 महीने में देखिएगा कि आपके साथ क्या करिश्मा हुआ है। आप जो भी जितना बड़ा सोच सकते हो उतना सोचो, उतना आपके पास होगा। True, true. तो तो मैं सब सबको बोलूँगी कि मेहनत तो है ही, Yeah. आपके पास जितना नॉलेज है, आपके पास जो भी नेटवर्क ग्रुप है, वो तो आप करोगे ही मेहनत, पर मेहनत के साथ ये एक स्तोत्र का अभी आप एक बार कर लीजिए पठन, और डेफिनेटली आपके पास फाइनेंशियल आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ग्रेट। मैं चाहूँगा कि हर कोई ये फॉलो करे और हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितना ये काम 3 कर महीने या 6 महीने के बाद आप सब कमेंट सब कोई करेंगे कि ये स्तोत्र पढ़ने से हमारा फाइनेंशियल ग्रो हुआ है। इस विचारधारा में हम आपको बहुत आगे तक देखना चाहेंगे एंड थैंक यू। ऐसा हो कि आप हमें याद रख पाएं। नहीं श्योर अतुल, मैं आपको याद रखूंगी, और मैं आपके लिए भी बेस्ट प्रार्थना करूंगी कि भगवान आपको इतना अच्छा आगे जाके इन फ्यूचर इतना बड़ा फेस बनाए कि आप बहुत अच्छे लोगों को कनेक्ट कर पाए और अच्छे लोगों के विचार को True, that's लोगों important. के विचार तक पहुंचा पाए, और इसी विचारधारा से हमारा नेशन मजबूत होगा। आप भी आज युवा हो, आपके अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं कि आप लोगों का, जब मतलब जैसे मैं हूँ तो मैं अपने सारे जिंदगी की लाइफ किसी को नहीं दे सकती हूँ, True. पर ये 1-2 घंटे का इतना हेल्दी हमारा कन्वर्सेशन Conversation. है जो पूरा पॉलिश होके लोगों के पास जाएगा, पता नहीं किसने कौन से विचार को पकड़ लिया और वो कैसे आगे True, आएंगे। true, true, true. तो ये मैं आपके लिए भी बहुत शुभकामनाएं आपको भी दे रही हूँ, और शुभेच्छाएं मेरी कि आप बहुत आगे बढ़े और बहुत लोगों को आप प्लेटफॉर्म भी दे पा रहे हैं, और बहुत लोगों को आगे भी आप कनेक्ट करके बहुत लोगों का लोक कल्याण कर पाए। थैंक यू वेरी मच। एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ऑडियंस और हमारी ऑडियंस को बोल दीजिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड चैनल को। मैं सारे इंडिया की पब्लिक को और युवा धन को, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सबको कहूँगी कि इतने अच्छे विचार की जब चैनल हम देख रहे होते हैं, जो हमारे पूरे ग्रुप में, फैमिली में, फ्रेंड्स में हम इनको शेयर कर पाएँ, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आने वाले वीडियोस को आगे देख पाएँ और काफ़ी लोगों तक हम भी पहुंच पाए और उनके विचार को हम समझ के आगे पहुंचा पाए। इसीलिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपना सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।